पार्लियामेंट में बजट इजलास से कबल सदर हिंद ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। मरकजी सरकार की कामयाबियों का खुलासा किया पेश। जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे पर भी डाली रोशनी। वजीर आजम ने भी बजट इजलास में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से ताउन किया तलब। कहा मेंबरान इंतखाबात को छोड़कर इजलास को नतीजा खैज बनाने के लिए निभाए अपना रोल। जम्मू कश्मीर के ताजरों ने मरकजी बजट इजलास से बांधी उम्मीदें। सरकार से कर्जा नहीं मुस्तहकम पैकेज की फराहमी का किया मुतालिबा। ट्रांसपोर्टरों ने भी बजट से बांधी खासी उम्मीदें। कहा ट्रांसपोर्ट सनत पिछली दिहाई में सबसे ज्यादा मुतासिर। सरकार से की रिवाइवल पैकेज की मांग। और हांजूरा चाडूरा में 7 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट तशनई तकमील। अवाम नासाफ पानी पीने के लिए मजबूर। रुकूमत की दस्तयाबी के बावजूद 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने में महकमा जल शक्ति मुकम्मल नाकाम। हुक्काम की नोटिस में मामला लाने के बाद महकमा ने फौरी तौर काम शुरू करने की दी यकीन दहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजूरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें हम आपकी नजर करते हैं। मुख्तलिफ तफासिल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हांजूरा चाडूरा के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो 7 साल से तशनई तकमील है। हालांकि मेजर पार्ट जो इस फिल्ट्रेशन प्लांट का वो बनाया गया है, लेकिन 3 किलोमीटर पाइप बिछाने में अभी जल शक्ति महकमा कैसे नाकाम है और किस तरह से जब हमने इस मामले को उनकी नोटिस में लाया तो किस तरह से अब महकमा इस हवाले से एक्टिव हो गया है, इस पर भी मुफस्सल रोशनी आप तक पहुंचाएंगे। बजट सेशन मरकजी स्तर पर अब होने जा रहा है और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के ताजरों को, ट्रांसपोर्टर्स को किस तरह की उम्मीदें इस बजट इजलास से हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग इलाकों में लोगों ने एहतजाज भी किया, चाहे SRTC हो या अलग अलग इलाके के लोगों की बात हो, उस हवाले से भी हम आप तक मुफस्सल जो मालूमात है वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ हुक्काम की नोटिस में भी ला जाएंगे ताकि इन मुश्किलात का किसी न किसी सतह पर इजाला हो सके। लेकिन सबसे पहले रामनाथ कोविंद जो कि सदर हिंद है, बजट सेशन शुरू होने से पहले ही आज रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के दोनों इजलासों का यानी दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास में उन्होंने खिताब किया और रामनाथ कोविंद ने आज इस इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त सबसे तेज मईशतों के बतौर उभर रही है और उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के ठोस इकदामात काबिल तारीफ हैं। ये सदर हिंद ने कहा। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा कि हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करते हुए अगले 25 सालों के लिए एक मजबूत बुनियाद की तामीर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फाउंडेशन से मुतलिक सबसे अहम करारदाद सब पर मुश्तमिल और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तश्कील है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने ज्वाइंट सेशन के दौरान लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों और इकदामात की सताइश की है। रामनाथ कोविंद ने कहा है कि तरक्की में जो इलाके और रियासतें आज तक दूर थी, छूट गई थी, उनकी तरफ मौजूदा सरकार खास तवज्जो दी हुई है। और जब ये बात रामनाथ कोविंद ने मुश्तरका इजलास से कही तो जो हुकूमत के मेंबरान थे उनकी जानिब से यहां पर खूब तालियां बजाई गई है और इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी जिक्र किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की की स्कीमों का ऐलान एक नई कोशिश है मौजूदा सरकार की। उन्होंने ये भी दावा किया कि मरकजी सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई स्कीम शुरू की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल काजीगुंड बानिहाल टनल को भी खोल दिया गया है और शारजा के लिए भी बराह रास्त श्रीनगर के हवाई अड्डे से परवाजें अब उड़ान भर रही हैं। रामनाथ कोविंद ने यह भी दावा किया और हुकूमत की जो कामयाबियां हैं वो गिनवाते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तालीम हो, सेहत हो या रोजगार के मौके फराहम करने के लिए या पैदा करने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं।
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی 7 میڈیکل کالجوں کے علاوہ 2 ایمز پر کام جاری ہے۔ IIM اور IIT کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ دونوں جموں کے اندر بن رہے ہیں اور دونوں پر کام شدومت سے جاری ہے۔ یہ رام ناتھ کووند نے بجٹ اجلاس سے پہلے جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، روایتی طور پر ہر بجٹ سیشن سے پہلے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جو صدر ہند ہوتے ہیں، وہ سرکار کی کامیابیاں گنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا آئندہ کا لاہے عمل کیا رہے گا اس پر بھی وہ بات کرتے ہیں۔ رام ناتھ کووند نے جموں کشمیر سے متعلق کیا کچھ کہا ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ جو राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा ये थे रामनाथ कोविंद और जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट यहां पर जारी किया, उस पर अब सियासत किस तरह की होगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि जिन मेडिकल कॉलेजों के बारे में इस बजट सेशन के दौरान जो कामयाबियां मौजूदा हुकूमत के हवाले से सदर हिंद ने गिनी हैं, क्या वो इसी हुकूमत में बनी है? क्योंकि इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद हो या उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने इन मेडिकल कॉलेजों के बारे में हमेशा से कहा है कि यूपीए दौर इख्तियार में दी गई हैं और उसी दौरान इस पर काम भी शुरू किया गया था। टनल का भी उमर अब्दुल्ला ने हवाला दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये टनल भी यूपीए 2 में बनी हुई है। लेकिन जब आज सदर हिंद ने तकरीर की और ज्वाइंट सेशन से उन्होंने खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कामयाबियां मौजूदा सरकार की है। अब इस पर सियासत किस तरह की होती है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन वजीर आजम ने क्या कुछ कहा बजट सेशन से पहले? बजट सेशन से पहले ही वजीर आजम हिंद आज मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के जरिए उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए एक पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश की है। पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बजट सेशन में सभी का इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्लिमानी मेंबरान से मैं कहता हूं कि वो असेंबली इंतखाबात के मामलात एक तरफ छोड़कर मौजूदा पार्लिमानी सेशन को समरावर, नतीजा खैज, तामीरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी बनाने में अपना रोल अदा करें, क्योंकि मुल्क के अंदर जो 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन अब होने जा रहे हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी कुछ रियासतों के लिए जारी हो चुका है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का यही ख्याल था कि वो मामलात, इलेक्शन के मामलात बजट सेशन पर हावी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सभी मेंबरान के नाम अपने मैसेज में वजीर आजम ने कहा कि वो इन इंतखाबी मामलात को एक तरफ छोड़कर इस सेशन को, यानी जो बजट का सेशन है, उसको समर आवर और नतीजा खैज बनाने में अपना रोल अदा करें। वजीर आजम ने कहा कि पार्लिमानी इजलास से कबल जो तबसरा उन्होंने किया है उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हकीकत है कि इलेक्शन से पार्लिमानी सेशन पर असरात पड़ते हैं। ताहम मैं गुजारिश करता हूं कि सभी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, जितने भी एमपीज होंगे या राज्यसभा के जो लीडरान होंगे, इंतखाबात को एक तरफ रखकर बजट इजलास पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा क्योंकि बजट सेशन पूरे साल के लिए एक रोड मैप होता है, इसलिए सभी को जो इंतखाबी मामलात है उसको एक तरफ छोड़कर तवज्जो इस रोड मैप पर यानी बजट सेशन पर उनका रहना चाहिए। हमें अपने तमाम फिक्री वसाइल के साथ इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमें अपने तमाम फिक्री वसाइल के साथ इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सेशन नतीजा खैज हो। और जहां तक मईशत का ताल्लुक है,
आने वाला साल हमें नई बुलंदियां छूता हुआ देखेगा। और वजीर आजम ने ये उम्मीद जताई है। उनका ये भी कहना था कि हमारे बजट सेशन का असर न सिर्फ हमारे मुल्क पर पड़ता है बल्कि आलमी स्तर पर पड़ता है, इसलिए इंसान दोस्ती के खदशात को सामने रखते हुए आजादाना और बामानी गुफ्तगू होनी चाहिए। वजीर आजम क्या कहते हैं, आइए आप भी सुनिए। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा। नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म को सुना और जितने भी मुअज़्ज़ज़ एमपीज़ हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उनसे उन्होंने जो है ताउन तलब किया है और साथ ही साथ कहा है कि जो ये सेशन होगा ये समर आवर साबित करने के लिए उन्हें भी अपना रोल अदा करना होगा। लेकिन जो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है उससे अब जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, खासतौर पर ताजर अंजुमनें जो हैं या ताजर तबका है। हम देख रहे हैं कि साल 2014 का सैलाब हो या उसके बाद साल 2016 का एजुटेशन और उसके बाद साल 2019 में जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है वो हो या फिर कोविड काल हो, इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज को और यहाँ के बिजनेस सेक्टर को बहुत ज्यादा दचका लगा है और इस दचके की वजह से जो डेंट यहाँ की मईशत में, यहाँ के कारोबार में लगा है उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के तर्जुमान काजी तौसीफ की जानिब से अपील की गई है मरकजी सरकार को कि वो इस बजट में उनकी तरफ खास तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ताजर साल 2014 से ही सैलाब हालात और लॉकडाउन के मार से जूझ रहे हैं, इसलिए हुकूमत से उम्मीद है कि हमारे हालात पर नजरसानी करते हुए कश्मीर की ताजर बिरादरी के लिए एक मुस्तहकम पैकेज का ऐलान किया जाए। बजट से उम्मीद और तवक्का रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मावनत करेगी, ताहम ये मदद और मावनत व सहूलियत लोन की सूरत में नहीं, यानी कर्जे की सूरत में नहीं होगी, बल्कि एक जामिया पैकेज की सूरत में होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारी पूरी उम्मीदें इस बजट पे लगी हैं। हमने पिछले साल भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात उठाई थी मार्च में, तब अनफॉर्चुनेटली कोविड का सिलसिला जारी हुआ था, अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड पैकेज सिंस दैट टाइम। लेकिन इस बार हमारा यही है कि एक कॉम्प्रहेंसिव, मैं और बोल रहा हूँ कॉम्प्रहेंसिव रिवाइवल पैकेज है और मेनली कुछ सेक्टर्स पे फोकस किया जाए, जैसे कि है जॉब क्रिएशन पे फोकस किया जाए और हमारे टैक्स जो हैं, जो हम टैक्स दहंदगान हैं, जो हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं जीएसटी की सूरत में या स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं एसजीएसटी की सूरत में, उसमें रिलैक्सेशन मिले। हमारे टैक्स हॉलीडेज जो हमारा इनकम टैक्स है उनके स्लैब कम किए जाए और हमारी वादी कश्मीर की जो डेवलपमेंट हो। ये ताजर अंजुमन जो हैं उनके तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से ये बात कही गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स भी ऐसे ही बात कहते हैं और उनका भी मानना है कि सैलाब के बाद ही
ان کی صورتحال بھی ایسی ہے اور تقریباً ان کا کہنا ہے کہ ایک دہائی سے جو کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن یا اس سے منسلک لوگ ہیں وہ کافی متاثر ہو گئے ہیں اور انہیں کہا کہ ایل جی نے بھی یعنی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے بھی انہیں کئی بار یقین دہانی کرائی تھی کہ ریوائول پیکیج دیا جائے گا، تاہم اب ان کی نظریں جو ہیں وہ بجٹ سیشن پر مرکوز ہو گئی ہیں اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس بجٹ میں جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹرز کا بھی خیال رکھا جائے گا اور خصوصی پیکیج یا کسی اعلان کا انہیں توقع ہے۔ امید ہے کہ اس بجٹ میں ہمارے جو جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹر ہیں ان کے حق میں ایک میگا پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ جو ہماری انڈسٹری کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ ریوائیو کر سکے اس انڈسٹری کو، ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو، جو کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے اس وقت۔ یہاں ہمارے ڈرائیور فاقہ کشی کا شکار ہوئے ہیں، ہمارے اونر فاقہ کشی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ٹرانسپورٹ کے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ مرکزی وزیر جس کا نام کپل پٹیل ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ سال 2024 تک جو پاکستان زیر انتظام کشمیر ہے اس کو بھارت کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے اور تاریخ بھی دی ہے کہ سال 2024 سے پہلے یعنی جب نئے انتخابات پارلیمنٹ کے ہوں گے اس سے پہلے ہی جو پاکستان زیر انتظام کشمیر ہے اس کو بھارت کے ساتھ ضم کیا جائے گا، بھارت کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ یہ انفارمیشن کپل پٹیل نے دی ہے جو کہ مرکزی وزیر برائے پنچایتی راج ہے، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ اگلی خبر میں بات کرتے ہیں ہانجورہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی، کیونکہ ہانجورہ کے اندر آج مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران مقامی لوگوں نے کہا کہ انہیں ناصاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کافی سالوں سے وہ ناصاف پانی پینے کے لیے مجبور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا احساس سابقہ سرکار جو پی ڈی پی بی جے پی سرکار تھی اس کو بھی ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نزدیکی گاؤں میں اس علاقے کے لیے ہانجورہ علاقے کے لیے ایک فلٹریشن پلانٹ بنایا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 سال سے اس فلٹریشن پلانٹ پر کام جاری ہے لیکن ابھی تک بھی اس کا پانی مقامی لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ انہیں فراہم پانی نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے، لیکن پہلے مقامی لوگ کیا کہتے ہیں، مقامی سرپنچ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جاوید احمد بٹ، سرپنچ حلقہ ہانجورہ۔ یہ جو ہمارا مین پرابلم یہاں پہ ہے فلٹریشن پلانٹ کا جو ابھی ماسٹر جی نے آپ کے نوٹس میں لایا، آلریڈی ہم نے بلاک دیوس پہ ہم نے ڈی سی صاحب کی نوٹس میں آلریڈی ہم لائے ہیں، لیکن کیا پتا ہے کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 4,80,000 روپے یہاں سے جو 50 سال پرانی ہمیں پائپیں ہیں ریزروائر بنائے وہاں سے گاؤں تک کے لیے اس کے پائپیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ یہ فلٹریشن پلانٹ خالی ہانجورہ کو پانی سپلائی نہیں کرے گا، یہ پورے علاقے کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ ہماری خالی ڈیمانڈ نہیں، یہ پورے علاقے کو اس سے صاف پانی مہیا ہوگا، ہمیں وہی پانی آ جائے۔ فلٹریشن پلانٹ وہاں ڈاڑوں پورا میں بنایا گیا، وہ بالکل تیار ہے، اس کے لیے لائن بھی بچھا دی گئی ہے، لیکن اس کو چالو نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں اس پر کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، ہمیں پتہ نہیں اس کو چالو کیوں نہیں، یا تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی پرابلم ہے، ورنہ کیا بات ہے۔ اس گندے پانی کی وجہ سے یہاں اکثر بیشتر لوگ، کیونکہ وہ پانی جو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں 2 گاؤں سے گزرتا ہے، ان کے گھروں سے جو نکاس نکلتا ہے وہ اس ٹینکی میں جاتا ہے، وہی پانی دوسرے دن ہمیں مہیا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو وجوہات پتہ نہیں ہے لیکن وجوہات ہم بتاتے ہیں۔ دراصل یہ فلٹریشن پلانٹ تقریباً تیار ہے لیکن جہاں سے اس سے پانی آ جاتا ہے، ان پٹ جہاں سے آتا ہے، اس کا 3 کلومیٹر کی جو پائپ لائن بچھانی تھی وہ پچھلے 2 سال میں نہیں بچھ رہی، کیونکہ متعلقہ سکیم کے جو کانٹریکٹر ہیں انہوں نے جب یہاں پر پائپیں ڈالنے کی کوشش کی تھی تب یہاں پر مقامی آبادی جو برنوار کی ہے انہوں نے یہاں پر ایشو کھڑا کیا اور انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ یہاں سے پائپ لائن ڈالے، لیکن پھر معاملے کو کنسرن ڈپارٹمنٹ نے
हल करना था, चाहे मुतलका डीसी के साथ उठाना था या एसडीएम के साथ उठाना था। लेकिन जब हमने उन दोनों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस हवाले से नहीं हुई है। नतीजा ये है कि तब से ये डिस्प्यूट यहाँ पर बना हुआ है। आप जब डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करते हैं तो उनका मानना है, वो यही कहते हैं कि उन्होंने मुतलका ठेकेदार को बाज़ाब्ता नोटिसें भी जारी की है और नोटिसों के जरिए उससे कहा गया है कि वो फौरन से पेशतर यहाँ पर काम शुरू करे। लेकिन मज़कूरा जो ठेकेदार है उसका कहना है कि जिस साल में उन्होंने वहां पर पाइपें डालनी थी तब पाइपों की रेट 1 थी और जब इतनी मुद्दत 2 साल बीत गए तब पाइपों की रेट भी बढ़ गई है, तो इस वजह से वो पाइपें यहां पर नहीं बिछा सकता और ये सिलसिला लगभग 2 साल से यहां पर चलता आया है। लेकिन आप डिपार्टमेंट की कारकर्दगी भी देखिए कि अभी तक ना ही इसकी नई टेंडर निकाली गई और ना ही पुराने ठेकेदार को इसके लिए माइल और कायल किया गया कि वो काम शुरू करे। नतीजा ये है कि मकामी आबादी को इसके असरात पड़ रहे हैं। हमने मुत्तलिका AEE ज़हूर अहमद जो कि AEE चाड़ूरा है, उनके साथ हमारे साथी जाहिद मलिक ने बात की। उन्होंने इन सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि वहां पर पहले जब भी हमने पाइप डालनी शुरू की लोगों ने वहां पर डिस्प्यूट डाला, जो आपको भी पता ही है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हमने जो अलॉटमेंट की है एंड ही सेज कि अब इसको रीअलाइन कर दो। रीअलाइन करने के बाद वो कह रहा है कि वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट हुआ और उसको कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई जो वो प्रोक्योर पाइप नहीं कर पाया। लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं है, हम उसके पीछे लगे हैं और उसको हमने नोटिस भी निकाले हैं, जो लीगल नोटिस उसको चली गई हैं यहाँ से, उसको एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे ही अब कोविड का सिचुएशन अब दोबारा आ गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं कर रहे। वहां पर पहले ही रिजर्व भी बन चुका है, पीएसटी भी बन चुके हैं, क्लैरिफिकेटर भी। आप देखते हैं कि वहां पर कितना डिफिकल्ट टेरेन है, वो साइट कितनी दूर है वहां से। डिस्पाइट दैट अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसने बहुत बड़ा काम अभी तक किया और बहुत अच्छा बन चुका है। नाउ ओनली थिंग इज द पाइपलाइन जो बिछानी है उसमें टेरेन का डिफिकल्टी था और लोगों का बीच में डिस्प्यूट जो हो गया, जिसको भी हम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करने वाले हैं 2-4 दिन में इंशाल्लाह। ये थी हांजुरा चाड़ूरा की बात। लेकिन अब शाह मोहल्ला चाड़ूरा के लोगों की बात करते हैं, क्योंकि शाह मोहल्ला चाड़ूरा के मकामी लोगों ने भी आज सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और एहतजाज के दौरान जो यहां पर ट्रैफिक की नकल हमल थी वो भी मुतासिर होकर रह गई है। मकामी लोगों यानी शाह मोहल्ला चाड़ूरा के मकामी लोगों का कहना है कि 8 दिन से इस मोहल्ले में, इस इलाके में बिजली नहीं है। उनका कहना है कि ये ट्रांसफार्मर जब खराब हुआ तो उसके बाद उसे ठीक करने के लिए ले गए, लेकिन अभी तक भी उससे ठीक नहीं कराया गया है। नतीजा ये है कि मकामी आबादी बिजली की फराहमी को लेकर काफी सफर कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरन से पेशतर उन्हें ट्रांसफार्मर ठीक करके दिया जाए। पावरस कहें कल सुबह वाला कल मगर आनान मोट कहें, सिर्फ धोखा दिवान। यह आज रेत कौल करो सब्र, तुम पानस पता आज क्या ग सरद आब सर कोर 8 दोन सब्र कोर वो कूत सब्र करो गई मारत पान गड़ी क्या मारत सूझ पोस सब्र। के मुलाजमीन ने जो सबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं, उनकी जानिब से भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर श्रीनगर के अंदर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया है कि उन्हें लीव सैलरी और ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर SRTC ये पैसा देना चाहती है तो फिर उन्हें दिया जाए, अगर नहीं देना चाहती है तो फिर लिख कर दे दे कि वो ये पैसा उन्हें नहीं दे सकते हैं। उनका मुतालबा है कि उन्हें फौरन से पेशतर सैलरी, लीव सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार की जाए ताकि उन्हें इस बुढ़ापे में मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रिसेंटली इसमें एक ड्राइवर जो है वो डेथ हो गया रिसेंटली, क्योंकि उसके पास पैसा बेचारे के पास नहीं है। वो फ्राम कोलगाम का है, वो भी आज डेथ हो गया है। बहरहाल इन्होंने लीव सैलरी के लिए, हमें ग्रेजुएटी लीव सैलरी के लिए कुछ वादे किए थे पहले भी। रिसेंटली इन्होंने वादा किया कि लीव सैलरी ग्रेजुएटी आपको आपके बसात से चंद दिनों में छोड़ देंगे।
ये यहाँ का जो इन्होंने रखा है ये मैनेजर फाइनेंस, आज वो कहता है कि हमारे पास मेरी कुछ चलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट इनको बजटरी सपोर्ट देता है, उसमें 25% रिटायरमेंट वालों का है। उस कॉलम में सिर्फ लोन्स लिखा हुआ है। लोन्स किन किन मुद्दों पर ये खर्च करना है। चलिए, मज़कूरा मुलाजमीन का जो सबकदोश हुए हैं उनका मुतालबा आपने सुना है कि कहीं ना कहीं टाल मटोल उनके साथ किया जाता है, और जो हेल्थ अफेयर्स अभी हैं, जो अफसरान हैं, वो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और उनका कहना है कि इस बुढ़ापे में जब वो इस हालत में है तब भी उन्हें बख्शा नहीं जाता है, तब भी उनके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। और उनका कहना है कि जो उनकी डिमांड्स है उन्हें फौरन से पेशतर हल किया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।